हेलो एंड वेलकम टू फिन टाइम। दिस इज़ तनीषा जैन एंड आज मैं आपके साथ चाइना के पॉसिबल लेमन मोमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। पिछले कुछ दिनों में एवरग्रांड या फिर चाइना के रियल एस्टेट क्राइसिस के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। एवरग्रांड दुनिया की हाईएस्ट इंडेटेड रियल एस्टेट डेवलपर है, जिसके फेलियर का इफेक्ट सिर्फ चाइनीज़ इकोनॉमी पे ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स पे भी आ सकता है। कई एनालिस्ट की माने तो ये यूएस के 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को रेप्लिकेट कर सकता है और चाइना का लेमन मोमेंट बन सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एवरग्रांड चाइना का सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 1300 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के 280 शहरों में। रियल एस्टेट के अलावा एवरग्रांड ग्रुप के पास एक इलेक्ट्रिक कार यूनिट भी है। इस ग्रुप ने टूरिज्म, डिजिटल ऑपरेशंस, इंश्योरेंस और हेल्थ सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट किया है। पिछले कुछ सालों में ये ग्रुप एक बाइंग स्प्री पे था, जिसमें उन्होंने ग्वांगझाओ फुटबॉल क्लब खरीदा, पॉपुलर एवरग्रांड स्प्रिंग मिनरल वाटर सेटअप किया और काफ़ी अम्यूजमेंट पार्क्स भी ओपन किए। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उनके पास करेंटली 200,000 एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने इनडायरेक्टली अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू हर साल 3.8 मिलियन जॉब्स जनरेट की हैं। कई सालों से खूब प्रोग्रेस दिखाती हुई ये कंपनी आज के दिन में $300 बिलियन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ चाइनाज जीडीपी के डेट में है। काफ़ी महीनों से गिरते हुए प्रॉपर्टी सेल्स की वजह से कंपनी के कैश फ्लो की सिचुएशन क्रिटिकल है। डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी सेल्स के अलावा एक मेजर रीज़न ये है कि चाइना के रेगुलेटर्स ने कुछ समय पहले नई लिमिट्स इम्पोज की थी, जिससे उन्होंने रियल एस्टेट रिलेटेड बोरोइंग्स पे रोक लगाई थी। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी समय से कंपनीज का डेट पे रिलायंस डिक्रीज करने के पीछे लगी हुई है और उसी के चलते ये रिफॉर्म्स किए गए थे। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी और पार्किंग स्पेसेस के फॉर्म में रीपे करना चाहती है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली उनका कैश वापस चाहिए, जिसके चलते रिसेंटली एवरग्रांड की ऑफिसेज में एम्प्लॉयज, सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स ने प्रोटेस्ट भी किए थे। चाइनीज स्टॉक मार्केट में एवरग्रांड के शेयर्स 2021 में नियरली 85% गिर चुके हैं। जब से कैश फ्लो स्लो डाउन हुआ है, बैंक्स ने लेंडिंग भी बंद कर दी है और क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है, जिसके चलते एवरग्रांड ने पिछले 2 हफ्ते में 2 बार अपने इन्वेस्टर्स को ये वार्निंग दी है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से वो अपने डेट पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट कर सकती है। अगस्त की एक S&P रिपोर्ट के एस्टिमेट्स के हिसाब से अगले 12 महीने में एवरग्रांड को अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को सेटल करने के लिए 240 बिलियन युआन यानी तकरीबन $37.16 बिलियन देने होंगे। इसमें से तकरीबन 100 बिलियन युआन तो इसी साल देने हैं। एनालिस्ट के हिसाब से एवरग्रांड इतनी बड़ी कंपनी है जिसके गिरने या बैंकरप्ट होने से काफ़ी स्टेक होल्डर्स अफेक्ट होंगे, जैसे कि बैंक्स, सप्लायर्स, होम बायर्स, इन्वेस्टर्स और ऑब्वियसली कंपनी के एम्प्लॉयज़। इसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कोई रिफॉर्म के तौर पे इस कंपनी को बेल आउट कर सकती है। होम बायर्स और इन्वेस्टर्स अफेक्ट होंगे क्योंकि ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ है जिनके लिए एवरग्रांड ने पेमेंट ले ली है बट वो प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हुई है, और अगर कंपनी अपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं कर पाएगी तो ये प्रोजेक्ट्स भी बंद हो जाएंगे, जिससे इन होम बायर्स का काफ़ी पैसा अटक जाएगा। होम बायर्स ने लोन्स भी लिए होंगे टू मेक पेमेंट्स, जिसके डिफ़ॉल्ट होने पे इनडायरेक्टली बैंक्स और भी ज़्यादा अफेक्ट होंगे। कंपनी को छोड़ के पॉलिसी मेकर्स को होम बायर्स, सप्लायर्स और बैंक्स की चिंता ज़्यादा होगी और उसी के चलते किसी टाइप का रिफॉर्म या रीस्ट्रक्चरिंग इस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन है। कई लोगों को ये भी लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट बेल आउट ना भी करे, to send a message कि no company is too big to fail and that they cannot rely on the central government to bail them out। देखते हैं अगले कुछ दिनों में इस कंपनी का क्या होता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या ये नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू फिन टाइम। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।